नेक्स्ट, अब फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की बात करें तो ये अपना फर्स्ट लेसन और आज का अपना ये लास्ट क्लास है उसके, फिर अपन लेसन नंबर 2 पे मूव कर जाएंगे। तो अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं जो इस लेसन से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, किताब में ढूंढना नहीं, सुनो बस। ठीक है, सुनता जाए याद हो जाएगा। जैसे भगवत कथा सुनते नहीं सुनते, महाराज कथा कहते सुन लेते हैं। तो आज एक क्लास महाराज वाली है। ठीक है, महाराज बोलेंगे और शिष्य को ध्यान से सुनना है। यस, पहली बात क्या बोली, सभी सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता। खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होंगे? इसीलिए रोज सुबह शाम चपकाते रहते हैं। अगला, पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। वाह भाई वाह, अपन तो मम्मी पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी। अब कैसे बनाते हैं लविश, पता है तेरे को? पता है? हाँ, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सोने से किरणें उनको मिलती है, तो मतलब उनका वो भोजन होता है, पानी होता है। यस, गुड। अगला क्वेश्चन, भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ताकत नहीं, ताकत नहीं, ऊर्जा। अगला बिंदु है, ऊर्जा का हम विभिन्न जैविक प्रक्रम में उपयोग करते हैं। अब मास्टर पूछता है भाई जैविक प्रक्रम क्या होता है बता, तो बताना पड़ेगा ना। क्या बताएगा? जैविक प्रक्रम, जैविक प्रक्रम मतलब वो कि ऊर्जा का उसमें उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ से तो खाना ठूस लिया, ठीक है, कुएं मुंह में रख दिए। अब आगे की प्रोसेस होती है, दांत चबाने का काम करते हैं, उसके पास यहाँ से लार मिलाई जाती है, फिर गले से होते हुए भोजन जाता है अपने पेट में, आमाशय में जाता है, वहाँ पे उसको अम्लीय बनाया जाता है, कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं वहाँ पे। उनको मारने के बाद फिर आगे उसकी लुगदी बना के और आगे पहुँचाया जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत और अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, समझ गया? तो पाचन। दूसरी क्रिया है श्वसन, यानी कि पाचन करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। भोजन को पचाने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना। दूसरा श्वसन, सांस लेते ना अपन, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वापस प्रकृति में छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए। ऐसे ही नहीं होता है काम, खाना नहीं होता है, सांस ही नहीं ले पाते, सांस फूलने लग जाती है कभी कभी, खाना प्रॉपरली नहीं खाते, चक्कर आने लग जाते हैं, ना जाने क्या क्या होने लग जाता है। दुनिया के सबसे बीमारियां हो जाती, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। हाँ पूछ ले। हम सांस लेते हैं, वो तो पेट से लेते हैं, और हम छोड़ते हैं वो पेट लेते हैं हमारे सांस। नहीं, पेट से सांस लेते नहीं है, पेट तो बस थोड़ा सा ऊपर अंदर डायफ्राम होता है ना यहाँ पे, वो डायफ्राम की गति होती है, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? कभी कभी देखो वो ज्यादा काम कर लेते हैं, पसीना आ जाता है, आता नहीं आता है? तो ये ऐसी कुछ चीज़ें मतलब उत्सर्जन के अंतर्गत आती है, यानी कि उसके अलावा बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। जब लेसन आएंगे इनसे रिलेटेड तब डिटेल में पढ़ेंगे। अगला बिंदु है जनसंख्या को भोजन अगर प्रदान करना है, यानी कि जैसे अपन भारत के लोग हैं और सभी लोगों को बराबर मात्रा में मतलब खाना वाना पहुँचाना है, यानी कि सभी लोग जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर सब खाना खा सके व्यवस्थित तरीके से, तो इसके लिए इसका नियमित उत्पादन जरूरी है। किसान यदि उत्पादन नहीं करेगा तो खाएंगे क्या? सिटी वाले तो मर जाएंगे। सही बात है ना। तो पहली बात तो ये कि उत्पादन करना प्रॉपरली भोजन का। दूसरी बात उसका प्रबंधन करना। अरे किसान ने उत्पादन तो कर लिया, अच्छा गेहूँ बो दी, अच्छी मक्की बो गई, बिगड़ गई तो घर में भंडारित की, धन्य पड़ गए, कहीं गिल्ली हो गई, कहीं सड़ गई, खराब हो गई, तो वो काम की चीज़ थोड़ी है। तो उसका प्रबंधन भी जरूरी है। और प्रबंधन कहाँ करते हैं बेटा? फसल का प्रबंधन कहाँ करते हैं? फसल का प्रबंधन मैनेजमेंट कहाँ रखते हैं फसल को? भंडारण। हाँ, भंडारण करते हैं। भंडारण कहाँ करते हैं? अब सिंपल सा प्रश्न बन गया है। भंडारण या तो घर में, बड़े बड़े भंडार गृहों में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? साइलो। बहुत अच्छा, गुड। उसके अलावा वितरण, तुमने देखा होगा कुछ लोगों को गेहूँ मिलते जाते हैं, बोरी भर के गेहूँ ले आते हैं, कट्टा भर के ले आते हैं और आराम से खाते हैं, उनको कमी करने की जरूरत ही नहीं है, फ्री के गेहूँ आ रहे हैं खा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? वितरण। वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी लोगों तक वो गेहूँ पहुँचाए जा रहे हैं। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। अब बात करते हैं कृषि पद्धतियों की। किसकी बात करते हैं? यानी कि कृषि से संबंधित आरंभिक जीवन कैसा था, यानी कि पहले लोग किस प्रकार ये चीज़ें करते थे, उनकी बात करते हैं। तो
10,000 साल पहले की बात करें, कितने साल पहले की? 10,000 उस समय लोग घुमंतु थे, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहीं और, पहले दिन कहीं और, यानी कि पर डे चेंज नहीं करते थे, लेकिन कुछ कुछ दिनों के भीतर क्या करते थे, वो अपना जो प्रोसेस था वो चेंज कर लेते थे। दूसरी बात, इस समय जो मनुष्य होते उनको एक तो भोजन की आवश्यकता होती, दूसरे आवास की आवश्यकता होती, यानी कि पहला तो खाना, दूसरा रहना। खाना और देना। तो खाने के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले तो आलसी थे, ज़्यादा काम का दिमाग था नहीं उनका, तो पहली बात वो करते थे, कच्चे फल खा लेते, सब्जियां खा लेते, और शिकार करते थे। कच्चे फल और सब्जियां वो क्या कर लेते? खा लेते। मयंक गो गो घर पे। सर मैं तो बोल ही नहीं रहा ना। हाँ जा सकते हो ना, छुट्टी हो गई, खुश हो जा। बोले तो कोई नेक्स्ट, नहीं है। हाँ बीच क्लास में कोई डिस्टर्बेंस मत करना, अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट, धीरे धीरे ये क्या करने लगे, फिर इनको स्वाद आया थोड़ा सा, जंतुओं को पकड़ पकड़ के, हाँ जा सकती है बेटा, है ना, यानी कि फिर वो क्या करते थे कि जो जीव जंतु होते जंगल के उनको पकड़ पकड़ के कच्चे खा लेते, फिर दिमाग आया सेक कर खाने लगे, उनको अच्छे से पका लेते और फिर आराम से मजे मजे खा लेते। तो फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे वो फसलें बोने लगे, जैसे कभी गेहूं बो दिया, कभी मक्की बो दी, तो ये खाने की फसलें भी वो क्या करने लगे? बोने लगे। तो ये चीज़ें अपन बात करते हैं कृषि पद्धति, यानी पहले कृषि का प्रारंभ इस प्रकार हुआ था। अब हमारे सामने परिभाषा आती है फसल की। फसल की परिभाषा सुन लेना, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फसल। अब मैं बोलूं, आसान है? यस, रिपीट करो। जब एक ही किस्म के पौधे किस स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। यस। अगला है फसल के प्रकार। फसल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। कौन कौन सी होती है? खरीफ की फसल, रबी की फसल। यस। अब खरीफ की फसल की यदि हम बात करें तो इसको बोया जाता है वर्षा ऋतु में। कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में। टाइमिंग की बात करें तो जून से सितंबर, जून से सितंबर। उदाहरण धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। आसान है? हो गया यार? एग्जाम्पल बताओ खरीफ की फसल के उदाहरण। खरीफ की फसल के उदाहरण बताओ। उदाहरण जैसे धान, धान। गेहूं, ए बेटा तुम नहीं, सीखने दो, इसके दिमाग को बढ़ाने दो, बहुत बड़ा दिमाग बन जाएगा इसका। हाँ, मक्का, मक्का, कपास, कपास, मूंगफली, मूंगफली। सोयाबीन। बहुत अच्छा, गुड। अगली है रबी की फसल। किसकी फसल? रबी की फसल कब बोते हैं? शीत ऋतु में। टाइमिंग क्या है? अक्टूबर से मार्च। उदाहरण गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। एग्जाम्पल बताओ। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि। बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं फसल पद्धतियों की, यानी कि फसल को किस प्रकार हम तैयार करते हैं। फसल को किस प्रकार, बहुत रोना आता है फसल तैयार करने में, तो मेरे को पता है। बहुत 3-4 महीने लग जाते हैं जब फसल घर पे आती है। सही बात है ना? हाँ। तो बहुत सारा टाइमिंग लगता है। मैं तो बताऊं? इस नहीं, एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर लास्ट में जब क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ तब बता देना, मजा आएगा, ठीक है। तो फसल उगाने के लिए किसान क्या करता है कि समय समय पर अनेक क्रियाकलाप करता है, कोई काम करता रहता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है? मिट्टी तैयार करता है। क्या करता है? मिट्टी तैयार। दूसरा वो बुआई करता है। क्या करता है? तीसरा वो खाद और उर्वरक देता है। क्या देता है? खाद और उर्वरक। तीसरा वो क्या करता है? सिंचाई करता है। क्या करता है? सिंचाई। चौथा वो क्या करता है? खरपतवार से सुरक्षा करता है। क्या करता है? खरपतवार से सुरक्षा। छठा वो क्या करता है? कटाई करता है। क्या करता है? कटाई। और अंतिम में वो क्या कर लेता है? भंडारण। और अपने घर में व्यवस्थित थैले जमा देता है। जब अच्छा क्या आता है? भाव, तब फिर निकाल देते, बेच मंडी में देते। जमा और पैसे की गड्डी आ जाती। पर कितनी मुश्किल से आती है पता चल गया। इन 7 चरणों से होते हुए एक किसान गुजरता है, उसके बाद उसके हाथ में क्या लगता है? और मार साहब पढ़ाए नहीं पढ़ाए तो महीने टू महीना खाते में। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब एज ए गवर्नमेंट जॉब और एज ए खेती, हाँ, दोनों में अंतर है। हाँ, दोनों में। तो अपन को खेती तो करेंगे, अपने अपना पेशा है, कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी भी लगने की कोशिश करनी है। नहीं लगे तो प्राइवेट में ऐसे धमाल मचाना है कि लोग कहेगा अरे यार बहुत अच्छा काम करता है, तो है ना, तारीफ ही होनी चाहिए बस। नेक्स्ट पूछ लूंगा जब जरूरत होगी, तो बाकी सुनता जाओ। फर्स्ट चरण है मिट्टी तैयार करना, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं मिट्टी तैयार करने में?
मिट्टी को मतलब मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को उलट- पलट कर पोला बनाया जाता है। हाँ। ठीक है, फसलों की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है, आराम से पोला बना दिया तो। और तीसरी मिट्टी को बात, फिर- अगर गहराई तक भूमि को अच्छे से मतलब अपन को पलट पलट के पोला बना रखा है तो उससे क्या होगा कि जड़ों को श्वसन में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है? श्वसन में, यानी कि जो पौधे की जड़ें होती है उनमें आराम से वायु का आदान प्रदान होता रहता और है। मिट्टी के अंदर जो नेक्स्ट, जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है? बढ़ जाती है, और केंचुओं की वृद्धि भी बढ़ जाती है, क्योंकि केंचुए क्या होते हैं? किसानों के मित्र। मित्र होते हैं। और केंचुए ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस। अगर ह्यूमस बनाना है तो उसमें कौन मदद करेंगे? केंचुए। ठीक है। और एक और फायदा है मिट्टी को उलट पुलट करने का, वो है जब मिट्टी को हम उलटते हैं पुलटते हैं तो पोषक तत्व होते हैं वो अंदर से ऊपर की ओर आ जाते हैं। हाँ। इससे क्या होता है कि अपनी फसल अच्छे से ग्रो हो जाती है। आ गया समझ में? कुछ खरपतवार के बीज होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं। हो सकता है। अब अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है जुताई। जुताई क्या होता है? तो मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया और पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जुताई। अभी हमने देखा, उसी को एक शब्द में अगर कहें तो हम क्या कह सकते हैं? जुताई। बस पोला करने की प्रक्रिया करें। यस। हाँ, बात एक ही है, वो कि वो ये घुमा के बोल रखी है बस। अब जुताई का काम हमें करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? लकड़ियाँ लोहे का हल लेके आएंगे और हल की मदद से अपन खेत को क्या करेंगे? अच्छे से हाँक देंगे। नेक्स्ट, अगर खेत को हमने जोत रखा है, ठीक है, अच्छे से, फिर भी उसमें बड़े बड़े ढेले रह जाते हैं, ढगले रह जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? बताओ। एक पाटल होता है ना, लकड़ी का या सीमेंट का भी हो सकता है उसको हम आजकल, कहते हैं खंबे भी सांवर। यूज़ करते हैं। हाँ, सांवर। तो उसकी मदद से क्या करते हैं? इसको और बड़े बड़े ढगलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आराम से क्या कर सकते हैं? अपन जुताई की प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर सकते हैं। अगला बिंदु है कृषि औजार। कृषि औजार कौन कौन से होते हैं? हल, कुदाली, कल्टीवेयर। 3 चीजें दे रखी है, हल, कुदाली और कल्टीवेयर। बहुत अच्छा। अगला बिंदु है हल। हल के बारे में डिटेल हमें पता होना चाहिए। हल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जुताई करने के लिए और खाद एवं उर्वरक मिलाने के लिए। यानी कि अगर मिक्स करना है उसके लिए भी पहले खाद छिड़केंगे और फिर हल चलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। खरपतवार निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हल का प्रयोग करेंगे। मिट्टी को खुरचना है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? हल का। अब हल किससे बना होता है बता दिया मैंने, या तो लकड़ी का होगा या लोहे का होगा। हल की यदि हम बात करें तो बैलों की जोड़ी इसको खींच सकती है या अन्य पशु भी हो सकते हैं जैसे ऊंट, गधा, घोड़ा, कुछ भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं फाल की। फाल किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ, इसके मतलब वो यानी हल में लगी लोहे की मजबूत तिकोनी ये पत्ती। जो क्या जो हल में लगी तिकोनी पत्ती लोहे की पत्ती क्या कहलाती है? फाल। हल कहलाती है। ठीक है, आराम से मस्ती से पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजें मुंह पे याद होनी चाहिए सारी। अगला है हल शेप्ट। हल का मुख्य भाग जो लंबी लकड़ी से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? हल शेप्ट। अगला बिंदु है कुदाली। खरपतवार निकालने के लिए, कुदाली को हाँ, और मिट्टी को पोला करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कुदाली का। कुदाली का। ये जो कुदाली होती है इस पर एक मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है। जैसे ब्लेड से अपन किसी चीज को काट लेते हैं ना, तो ये मिट्टी को क्या कर लेती है? काट काट के अलग कर लेती है, उलट पुलट कर देती है। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अगला बिंदु है कल्टीवेयर। ठीक है, कल्टीवेयर यानी जो टिलर होता है ना अपनी लैंग्वेज में, तो ये जो टिलर होता है या कल्टीवेयर होता है इसको ट्रैक्टर पर लगा दिया जाता है और उसके द्वारा हम अपनी जुताई की प्रक्रिया आराम से कर सकते और उससे हैं। समय अब भी कल्टीवेयर का फायदा क्या है? श्रम और समय की बचत होती है, यानी कि मजदूरी भी कम चाहिए और टाइम भी बच जाता है। अगला बिंदु है बुआई। बुआई क्या है? फसल उत्पादन का सबसे इम्पोर्टेंट चरण होता है। बुआई में अगर मामला बिगड़ गया तो क्या हो सकता है? अपनी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। जब भी बीजों का चयन करते हैं तो हमें क्या देखना है? उनकी गुणवत्ता देखनी है हमेशा। मतलब सस्ते बीज नहीं लाने, अच्छे बीज लाने हैं, क्योंकि अच्छे बीज लाएंगे तो वैसे हमें उसका हर्जाना या उसका फल मिल जाएगा, और खराब बीज लाएंगे, उगेंगे नहीं उगेंगे, वो टेंशन रहती है। बीज हमेशा साफ एवं स्वस्थ रहना चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन। उनमें कुछ अलग प्रकार के बीज मिक्स नहीं होने चाहिए ताकि वो खरपतवार का रूप नहीं ले सके। अगला बिंदु है बुआई के लिए परंपरागत औजार। अब बुआई के लिए बहुत सारे औजार होते हैं जैसे, हाँ, सीड ड्रिल बाद में बात करते हैं। पहले एक कीपनुमा औजार होता है जिसके अंदर अपन बीजों को डालते हैं और नली की मदद से वो कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी के अंदर। आसान है। दूसरा बिंदु है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या करते हैं? बुआई के लिए इस मशीन का प्रयोग करते हैं और इसमें
इसका फायदा क्या है? पहली बात, पक्षी को बीज हाथे नहीं लगेंगे, पक्षी बीजों को खाएंगे नहीं, तो इस प्रकार अपनी फसल आराम से हो जाएगी। दूसरी बात, समय भी बचेगा और श्रम भी बच जाएगा। समझ गया? नेक्स्ट, खाद एवं उर्वरक। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं, बाद में उनकी विशेषता देखेंगे। मिट्टी का पोषक स्तर बनाए रखना है तो उसके लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग हम करेंगे। पौधे की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं क्या है? कार्बनिक और जैविक पदार्थ होता है। खाद को कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतुओं के अपशिष्ट से। और सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं? इस खाद का अपघटन कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अगला है उर्वरक। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होता है, फैक्ट्री में तैयार करते हैं। उदाहरण यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास और एनपीके। ठीक है। अधिक मात्रा में अगर हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं अधिक मात्रा में, तो मिट्टी की उर्वरक जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उर्वरक के कारण जल प्रदूषण भी क्या होता है? बढ़ जाता है। उर्वरक के स्थान पर हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? ये बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में। और जो ग्रंथिकाएं होती है ना, इन पौधों की ग्रंथिकाएं, जड़ों की ग्रंथिकाएं, उसमें अब ये क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको वापस उस पौधे के अंदर ट्रांसपोर्टेट करता है। अगला बिंदु है खाद एवं उर्वरक में अंतर। ये तो वैसे तेरे को आता है लेकिन और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। खाद प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, और पौधों के अवशेष से बनता है, गोबर के अवशेष है ना। खाद को खेतों में बना सकते हैं, हुमस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पादप पोषक थोड़े से कम होते हैं। उर्वरक मानव निर्मित होता है, फैक्ट्रियों में बना लेते हैं, हुमस होते ही नहीं है, और नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम अधिक मात्रा में इसमें होते हैं। खाद के लाभ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी भुरभुरी रहती है और सरंध्र, उसमें छिद्र होते हैं जिससे वायु का ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाता है खाद की मदद से। जीवाणुओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है, लेकिन उर्वरक में क्या होता है? जीवाणु मर जाते हैं। मिट्टी का गठन में क्या होता है? सुधार होता है। अगला बिंदु है सिंचाई। सिंचाई पौधों की वृद्धि में सहायक है, परिवर्धन में भी सहायक है। और पौधे की जड़ें जो होती है वो क्या करती है? जल का अवशोषण करती है, इसलिए मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। मिट्टी में नमी नहीं होगी तो पौधे खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे या फसल अच्छी नहीं होगी। सिंचाई की परिभाषा क्या होती है? निश्चित अंतराल में खेत में क्या देना? जल देना। सिंचाई के स्रोत की बात करें तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि क्या है? जल के प्रमुख स्रोत। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से? मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सारे क्या है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र की यदि हम बात करें तो अगर असमतल भूमि का जो माप है वो एक जैसा नहीं है या लेवल एक जैसा नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे? छिड़काव तंत्र का। और ये बिल्कुल उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार बारिश में जो फसलें होती है रहती है। ड्रिप तंत्र, ठीक है, इसमें बूंद बूंद करके फसल की जो जड़ें होती है वहाँ पे जल पहुँचाया जाता है और फलदार पौधे, बगीचे या वृक्षों को पानी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जल की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे ये एक अच्छा तरीका है। खरपतवार से सुरक्षा, फसल के साथ मतलब अवांछित पौधे उग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार की यदि हम बात करें तो खरपतवार को यदि हमें हटाना है तो उसके लिए अपन विभिन्न कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहली बात निराई। निराई क्या है? खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार नाशी क्या होते हैं? रसायनों की मदद से खरपतवार को हटाना। जब भी खरपतवार का हम उपयोग मतलब खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो हमें मुंह को और नाक को कपड़े से ढक के फिर अपन को दवाई छाटनी चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। कटाई की बात करते तो फसल पक जाते हैं, उसके बाद हम फसल को क्या करते थे? हम काट देते हैं। यस। और एक फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। बड़े पैमाने से यदि फसल को काटना है तो हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं और छोटे लेवल पे दर्राती का प्रयोग करते हैं। बीजों अथवा भूसे को, है ना, दाने मतलब बीजों अथवा दानों को, किसको? बीजों अथवा दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। और छोटे किसान जो होते हैं, कौन? छोटे किसान, वो क्या करते हैं? हाँ, अनाज के जो दाने होते हैं, किसके? अनाज के जो दाने होते हैं उन दानों को फटक कर अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अंतिम बिंदु है अपना भंडारण।
फसल का भंडारण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें फसल को नमी से बचाया जाता है, कीटों से बचाया जाता है, चूहों से बचाया जाता है और सूक्ष्म जीवों से बचाया जाता है। भंडारण से पहले इसको क्या किया जाता है, धूप में इनके बीजों को सुखा लिया जाता है आराम से। गेहूँ है, मक्की है, उनको धूप में सुखा लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, आराम से भंडारण कर लेते हैं। और बड़े पैमाने पे हम भंडारण कर रहे हैं तो उसको हम साइलों के नाम से जानते हैं। घरों में भी हम अनाज का भंडारण कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हम सूखी नीम की पत्तियाँ क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे सर मंडी हम्म। है। अब तेरा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, बाकी 20 मिनट में मैंने तेरे को ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। कोई क्वेश्चन नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं है जो मेरे इस नोट से बाहर जाएगा तेरे पेपर में। जिसने 20 मिनट ये पढ़ लिया या ये नोट्स कंप्लीट कर लिए, उसके इस पार्ट में से एक भी नंबर नहीं घटेगा, उसकी बात की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं। बस इसी से पढ़ रहे उसको ढंग से प्रेजेंट करना, वहाँ पे ढंग से प्रेजेंट नहीं करोगे तो उसके नंबर उड़ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब जल्दी से एक बार देख ले, नज़र डाल लें।